नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और शुरुआत उत्तरकाशी टनल हादसे से जुड़ी खबर से, जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 41 मजदूर फंसे हुए हैं, 15 दिन हो चुके हैं, आज 16वां दिन और अभी भी मजदूरों को टनल से बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिल पाई। इस बीच एक अच्छी खबर यह आई कि ऑगर मशीन का जो हिस्सा टनल के भीतर फंस गया था, उसको प्लाज्मा कटर मशीन से काटकर बाहर निकाल लिया गया है। अब इससे हुआ क्या है कि जो मैनुअल ड्रिलिंग का काम है, अब उसका रास्ता साफ हो गया है। तो टनल से ऑगर मशीन निकाल ली गई है। जो हिस्सा खराब हुआ था, मलबे में फंस के रह गया था, उसको बाकायदा कटर मशीन से कट करके बाहर निकाल लिया गया है। और अब टनल में हाथों से मलबा हटाने का काम, मतलब मैनुअल ड्रिलिंग का काम, वो किया जा सकता है। उसका रास्ता साफ हो गया। प्लाज्मा कटर की मदद ली गई। प्लाज्मा कटर से ऑगर मशीन का जो हिस्सा भीतर फंस गया था, उसको काटा गया और उसको बाहर निकाल लिया गया। और इस बीच ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। 12 नवंबर जिस दिन ये हादसा हुआ था, इस सिलक्यारा में सुरंग का मलबा ऊपर से नीचे गिरा था, जिसके चलते 41 मजदूर जो हैं वो फंसकर रह गए थे। उस दिन से लेकर आप आज तक हर दिन की तस्वीर देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए हर दिन की वो जद्दोजहद जो लगातार जारी है 41 जिंदगियों को बचाने के लिए। 12 नवंबर से सिलसिला शुरू होता है। 15 नवंबर, 14 नवंबर, आप देख रहे हैं 16, 17, 18, 19 और हर दिन, हर नया दिन एक नई उम्मीद के साथ। लेकिन फिर शाम होते होते अचानक से वो उम्मीद फिर से मध्यम पड़ती है और अगले दिन की शुरुआत फिर नई उम्मीद के साथ की जाती है। अब आज आप देख रहे हैं 16वां दिन। आज की अच्छी खबर यह आई है कि जो ऑगर मशीन का हिस्सा सुरंग के भीतर फंस गया था, उसको बाहर निकाल लिया गया है। कटर, प्लाज्मा कटर मशीन से पहले उसको कट किया गया और उसके बाद अब उसको बाहर निकाल लिया गया है। तो टनल से ऑगर मशीन निकाल ली गई है, मतलब अब उसी जगह जहां ऑगर मशीन के जरिए ड्रिल का काम किया जा रहा था, ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था, वहां पर अब मैनुअल ड्रिलिंग का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। मौके पर ही मौजूद है हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, उन्हीं की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का आज है 16वां दिन और 16वें दिन से एक बार फिर से बढ़ी हैं बहुत सारी उम्मीदें बढ़ने की वजह क्या है? 2 वजहें आपको बताऊंगा। पहली वजह कि जो ऑगर मशीन रेस्क्यू टनल के अंदर फंसी हुई थी, उसको रेस्क्यू टनल के भीतर से काट कर निकाल दिया गया है। यानी कि अब मैनुअल जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने का रास्ता है, मैनुअल ड्रिलिंग का जो काम है, वो शुरू हो जाएगा। और इस वजह से अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि जो करीबन जो 10 मीटर के आसपास की दूरी है, वो हम 24 से 36 घंटे में पूरी कर सकते हैं, अगर ज्यादा बड़ी कोई अड़चन ना आई तो ये पहली उम्मीद जगा रही है कि अगले 24 से 36 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस हॉरिजॉन्टल जो टनल बनाई गई रेस्क्यू टनल, उससे पूरा हो सकता है। दूसरी बड़ी उम्मीद वो है वर्टिकल ड्रिलिंग से, जो काम चल रहा है पहाड़ी के ऊपर, टनल के ऊपर, और वहां से उम्मीद इस वजह से जगी है क्योंकि करीबन 30 मीटर ड्रिल कर लिया गया है, वर्टिकल ड्रिल, और करीबन जो है 24 घंटे के भीतर 30 मीटर कर लिया गया है। हालांकि जो जानकार है, एक्सपर्ट है, उनका मानना है कि इसमें करीबन 4 दिन लगेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर यह भी एक उम्मीद जगा रहा है कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द पूरा हो सकता है। हालांकि दिक्कत बस ये आई है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की गई है, उसमें जब थोड़ा सा नीचे पर पहुंचे हैं, जो एक दूसरा पाइप डाला गया, पतला पाइप, वहां पर पानी आया है और इस वजह से देखिए, अगर आप टनल के ऊपरी हिस्से पर भी देखेंगे तो वहां पर आपको पानी नजर आएगा। और ये फिलहाल एक चुनौती है वर्टिकल ड्रिलिंग में, लेकिन उसको भी देखा जा रहा है कि हम उससे कैसे निपट सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 16वां दिन जो कि लेकर आया है एक बार फिर से कई सारी उम्मीदें जो जगा रहा है, और अब उम्मीद यह है कि मुमकिन है कि अगले 48 घंटों के भीतर, अगर ये हॉरिजॉन्टल जो ये अभी ड्रिलिंग चल रही है, जो मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो रही है, अगर ये सही रही तो अगले 36 से 48 घंटों के भीतर ये तमाम मजदूर होंगे इस टनल से बाहर। सहयोगी कैमरा पर्सन संजीव कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, सिलक्यारा टनल से। और आइए अब जरा आपको ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इसको लेकर अपडेट दे देते हैं, कुछ अहम जानकारियां देते हैं। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग जो काम चल रहा था ऑगर मशीन के जरिए, वो ऑगर मशीन जब टूटी उसके बाद हुआ ये कि ये टेंशन बढ़ गई कि आखिरकार अब मजदूरों तक कैसे पहुंचा जाएगा।
ये आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरंग के भीतर ऑगर मशीन 17 नवंबर को अमेरिकी ऑगर मशीन लगाई गई थी इसी काम में कि ड्रिल का काम करेगी ये, और जो मलबा फंसा हुआ है उस मलबे को काटकर मजदूरों तक पहुंच का रास्ता ये आसान बना देगी। ऑगर मशीन से करीब 47 मीटर तक की ड्रिलिंग का काम कर लिया गया था और उम्मीदें लगातार बढ़ती जा रही थी कि बस अब तो थोड़ा सा इंतजार बाकी रह गया है। लेकिन जब सिर्फ 10 मीटर की ड्रिलिंग होना बाकी रह गया था उस वक्त हुआ क्या? उस वक्त हुआ ये कि ऑगर मशीन जो है इसमें खराबी आ गई और ये भीतर ही फंसकर रह गई। तो यहां से उम्मीदें एक बार फिर से मध्यम पड़ने लगी और तमाम जो प्लान बी प्लान सी थे उनको लेकर अब विचार किया जाने लगा कि साहब अब क्या किया जाएगा आगे। और ऐसे फिर आगे ये हुआ कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसका काम भी शुरू किया गया। मतलब 22 नवंबर को ऑगर मशीन में दिक्कत आ गई थी और ड्रिलिंग का काम रुक गया था। इसके बाद फिर विकल्प तलाशे जाने लगे। 23 नवंबर को जो ऑगर प्लेटफॉर्म है उसमें बाकायदा दरार आ गई, फिर से ये ड्रिलिंग का काम रुका। मतलब लगातार ऑगर मशीन में ये खराबी का सिलसिला शुरू हुआ। 25 नवंबर को ड्रिलिंग शुरू हुई लेकिन ऑगर के जो आगे के ब्लेड थे वो टूट गए और इसके बाद तो उम्मीद बिल्कुल मध्यम पड़ती हुई नजर आई। सुरंग में ऑगर मशीन के ब्लेड फंस गए थे जिसकी वजह से ड्रिलिंग रोकनी पड़ी थी। और अब जैसा कि अभी कुछ देर पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज जानकारी दे रही थी, बीती रात ऑगर मशीन के ब्लेड्स जो हैं उनको निकाल लिया गया है। जो प्लाज्मा कटर है उसके जरिए उन ब्लेड्स को काटा गया और बाहर निकाल लिया गया है। और अब सिलक्यारा छोर से सेना जो है वो मैनुअल ड्रिलिंग कर सकती है। मतलब अब मैनुअल ड्रिलिंग का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए 2 अलग अलग जगहों से पाइप डाले जा रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग मतलब ऊपर की तरफ से, ऊपर से नीचे की तरफ भी इस सुरंग में ड्रिलिंग की जा रही है। और इसको लेकर अपडेट ये कि 2 अलग अलग जगह से पाइप डाले जा रहे हैं। ये जो पहला पाइप लाइफलाइन वाला है इसके जरिए खाना और जरूरत का सामान भेजा जाएगा। जो 2 अलग अलग पाइप डाले जा रहे हैं, एक तो लाइफलाइन के लिए जिससे खाना पानी जरूरत का सामान मजदूरों तक पहुंचाया जाए, और जो दूसरा पाइप है, जो दूसरी ड्रिलिंग हो रही है वो 1.2 मीटर चौड़ी ड्रिलिंग की जा रही है जिसके जरिए फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने का एक वैकल्पिक रास्ता तलाशा जा रहा है। और ये लगभग 30 मीटर तक यहां पर ड्रिलिंग का काम हो चुका है। आगे की ड्रिलिंग जारी है। तो मतलब अब मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक तरीके से ये 2 रास्ते जो तलाशे जा रहे हैं। एक तरफ तो सिलक्यारा की तरफ से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है वहां पर, क्योंकि जो ऑगर मशीन अटकी हुई थी उसको अब निकाल लिया गया है, तो मैनुअल ड्रिलिंग उस रास्ते से, और फिर वो वर्टिकल ड्रिलिंग जिसके बारे में अभी मैं आपको जानकारी दे रही थी। सुरंग के ऊपर से 2 जगह 86 मीटर खुदाई होनी है। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर कुछ और जानकारियां ये हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग से 2 जगह पाइप डाले जा रहे हैं। पहला पाइप जैसा कि आपको बताया कि वो खाना पानी जरूरी सामान के लिए डाला जा रहा है। सुरंग के ऊपर से 2 जगह 86 मीटर की ये खुदाई का काम। वर्टिकल ड्रिलिंग से 2 जगह पाइप डाले जा रहे हैं। पहला पाइप खाना पानी जरूरी सामान के लिए डाला जा रहा है। 8 इंच चौड़ा लाइफलाइन पाइप है ये। इसके अलावा 78 मीटर तक ड्रिलिंग हो गई है। लाइफलाइन पाइप डालने का काम फिलहाल रुका है। पानी और चट्टान आने की वजह से ये लाइफलाइन वाला जो पाइप है इसको डालने का काम फिलहाल रोका गया है। और वहीं दूसरी तरफ वो जो दूसरा पाइप है उसके लिए बाकायदा 1.2 मीटर चौड़ी ड्रिलिंग का काम हो रहा है। अभी तक दूसरी जगह 30 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है। तो ये 1.2 मीटर चौड़ी ड्रिलिंग वाली जो जगह है वो वहीं से मजदूरों को निकालने का एक वैकल्पिक प्लान जिसको लेकर आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आपको सीधे ग्राउंड पर लेकर चलूंगी। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी उत्तरकाशी से जुड़ रहे हैं, अंकित गुप्ता उत्तरकाशी से जुड़ रहे हैं, दीपक रावत इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। और जहां पर ये ड्रिलिंग का काम चल रहा है सबसे नजदीक दीपक रावत मौजूद हैं। उन्हीं के पास सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं और जरा जानते हैं दीपक से, ऑगर मशीन जो भीतर फंस गए थे जिसके ब्लेड, अब उनको तो बाहर निकाल लिया गया है। क्या एक बार फिर से ये मैनुअल ड्रिलिंग का काम जिस तरफ आप खड़े हुए हैं टनल के मुंह पर उस तरफ से शुरू हो रहा है क्या? जी रोमाना, इसको शुरू होने में भी 1 घंटे का वक्त लगेगा। उसके पीछे की वजह ये है कि जो ब्लेड काटे गए हैं उनको पहले निकाला जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ एक प्लेटफॉर्म सेट किया जाएगा और फिर इन लोगों को भेजा जाएगा। लेकिन तस्वीर आपको दिखा देता हूँ, बेहद करीब से तस्वीर, क्योंकि काम लगातार चल रहा है। और ज़्यादा गणित में ना उलझाते हुए आपको सीधे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं दर्शकों को भी कि अगर हम सामने से जो मैनुअली काम करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ 10 मीटर जाना है। और मैनुअली जो लोग यहाँ पर आए हैं, टीम से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि हम 24 घंटे के अंदर उन 41 लोगों तक पहुँच जाएंगे। हमारा एक्सपीरियंस है
कहता है। ऊपर वाली जो हम बात कर रहे हैं पीछे और इसके अगल बगल की बात कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा लंबा वक्त है। ऊपर वाले में 4 दिन से 5 दिन का वक्त लगेगा, अगल बगल में 15-20 दिन का वक्त लग जाएगा। लेकिन सबसे कम वक्त अगर जो लगेगा वो यही रास्ता है, जो रास्ता इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं या आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी रास्ते पर पहले दिन से काम हो रहा है और इसी रास्ते से ही मजदूरों के निकलने की ज्यादा संभावना है। तो मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा रोमाना, उसमें यह माना जा रहा है कि 15-20 लोग हैं जो एक एक करके जाएंगे, छोटी छोटी मशीनें हाथ में होंगी और 24 से 30 घंटे के भीतर वो तमाम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे जहां पर वो 41 लोग पिछले 16 दिनों से फंसे हुए हैं रोमाना। बिल्कुल, तो अब मैनुअल ड्रिलिंग का काम यहां पर जो शुरू होने वाला है, जिसमें करीब 1 घंटे का इंतजार बाकी रह गया है, अंकित के पास लेकर चलते हैं। लेकिन अंकित, इस बार फर्क यह है कि सिर्फ एक ही विकल्प को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा रहा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ठीक है मैनुअल ड्रिलिंग का काम जो 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, पर वहीं दूसरी तरफ प्लान बी के तहत जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसका काम भी लगातार जारी है। अंकित, निश्चित तौर पर रोमाना देखिए, पिछले 24 घंटे में वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर के काफी तेजी से काम हुआ है, लेकिन अब चुनौती आ गई। जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे ना कि वहां पर 2 पाइप डाले जा रहे हैं। एक पाइप जो है, जो पतला पाइप है, जब वो करीबन 70 मीटर पर पहुंचा है तो वहां पर पानी आ गया है। आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जो आपको जो है ये जो समस्या सामने आ रही है वर्टिकल ड्रिलिंग में, उस और भी आपको जो है पता चलेगा। देखिए सामने अगर आप इसके टनल के ऊपर वाले हिस्से में देखेंगे तो वहां पर एक तो आपको जो है कुछ एनडीआरएफ के जवान नजर आएंगे, उसी के ठीक नीचे वहां पर एक पानी का फव्वारा सा, हल्का सा पानी का फव्वारा सा नजर आएगा और वो स्थान है जहां पर करीबन 70 मीटर जो खुदाई की गई जो पतले पाइप से, वहां पर करीबन उसी के थोड़ी दूर पर वो 70 मीटर वाला पाइप पहुंचा है और इस लेवल पर आकर के ग्राउंड वाटर लेवल काफी ज्यादा है और ये एक चुनौती है वर्टिकल ड्रिलिंग में। हालांकि जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम उसको जो पार पालेंगे, हम उसका तरीका निकाल रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो बड़ा पाइप है वो अभी 30 मीटर पर ही है, लेकिन जो छोटा पाइप है वो जो 70 मीटर पर डाला गया है उसके सामने ये चुनौती आ गई है। उसके चलते हो क्या रहा है, वो पानी देखिए टनल के जो नीचे भी निचले हिस्से तक आ रहा है। तो वर्टिकल ड्रिलिंग में फिलहाल ये एक चुनौती है। इसी वजह से जो दीपक ने बात कही ना, मैं पूरी तरह से उससे इत्तेफाक रखता हूं। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो वो है अफसर हम कह सकते हैं, या फिर जो सबसे बड़ा रास्ता है वो है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, जो मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और मुमकिन है अगले 24 से 36 घंटे में आपको इसी रास्ते से यानी कि हॉरिजॉन्टल रेस्क्यू टनल से 41 मजदूर बाहर निकलते हुए नजर आए और देश को मिले वो खुशखबरी। मुझे लगता है संजय त्रिपाठी के पास लेकर चलते हैं हम दर्शकों को। संजय, एक तो कब तक निकल पाएंगे मजदूर, मुझे लगता है अब इसको लेकर किसी भी तरीके का समय या कयास लगाना बेमानी इस रूप में हो जाता है, क्योंकि पिछले कई दिन से हम ये देख रहे हैं कि साहब शाम तक निकल आएंगे, सुबह तक निकल आएंगे, तो इस तरीके के कयास लगाने से बचना चाहिए। और वहां पर जो इस एक तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान संभाले हुए हैं विदेश से आए हुए एक्सपर्ट, उनकी तरफ से भी जो बड़ी बात कही गई वो ये कि क्रिसमस से पहले 25 दिसंबर से पहले हम ये मानकर चल रहे हैं कि क्रिसमस ये तमाम मजदूर जो हैं अपने घर मनाएंगे। मतलब उनकी तरफ से भी कोई आसपास की तारीख बताने से परहेज किया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि कब कहां पर सुरंग में क्या निकल आए, कहां से पानी का फव्वारा निकल आए, कहां पर कोई लोहे की चीज निकल आए और फिर ड्रिलिंग का काम रुक जाए। देखिए रोमाना, थोड़ी सी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है क्रिसमस वाली बात को लेकर के। दरअसल जो विदेश से एक्सपर्ट आए हैं वो उसी तरह से क्रिसमस को बोलते हैं जैसे हम बोलते हैं कि अब जब मजदूर निकलेंगे तब हमारी दिवाली होगी, तो क्रिसमस को उसी सेंस में बताना चाहते हैं। वो 25 दिसंबर की बात नहीं कर रहे हैं, वो खुशियों की बात कर रहे हैं, मजदूरों के निकलने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ कि जो सामने की ओर से सिलक्यारा टनल की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी बाधा जो ऑगर मशीन के ब्लेड्स थे वो निकाले जा चुके हैं। अब वो हार्ड ऑब्स्टिकल जो फंसा हुआ था उसको काटने का काम किया जाएगा। लेकिन एक समस्या ये भी उत्पन्न हो गई है कि जो 800 mm का पाइप भीतर डाला गया था वो लगभग 1.25 मीटर टेढ़ा हो गया। जब ऑगर मशीन फंसी है तो उसने पाइप को टेढ़ा कर दिया है। तो एक बाधा अभी ये भी है कि उसको 1.25 मीटर पाइप जो है उसकी कटिंग की जानी है, हार्ड ऑब्स्टिकल्स की कटिंग की जानी है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 2 से 3 घंटे में ये काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो आर्मी और दिल्ली से आई हुई एक्सपर्ट की टीम है मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेगी। उनका ये दावा है कि अगर कोई बाधा नहीं आती है तो 1 मीटर 1 घंटे में वो इस तरह की ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब 1 मीटर की खुदाई वो 1 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मान लेते हैं कि आगे कुछ हार्ड ऑब्स्टिकल्स आएंगे
जैसा कि एक्सपर्ट जो भीतर गए थे उन्होंने दावा किया है कि जब ये ऑगर मशीन के पाइप निकले हैं और अंदर की जांच पड़ताल की गई तो दूसरी तरफ से मजदूरों के बातचीत की हल्की फुल्की थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है। ऐसे में जो 10 से 12 मीटर की दूरी बताई जा रही है उसके बीच में माना जा रहा है कि कोई वैक्यूम क्रिएट हुआ है, पूरी तरह से मलबा नहीं है और उसी वैक्यूम की वजह से, वो वैक्यूम किसी ऑब्जेक्ट का निश्चित रूप से है, कोई लोहे की बड़ी वस्तु हो सकती है जिसकी वजह से जो आवाज़ है मजदूरों की वो आ रही है। अगर मलबा होता तो इतनी क्लियर आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी। तो अभी एक बाधा आने की आशंका जताई जा रही है। अगर वो बाधा आती है तो मान के चलिए ये ऑपरेशन लगभग अभी 24 घंटे से लेकर 26 घंटे तक और चलेगा और सबसे मुफीद जो रास्ता है, जैसा कि हमारे दोनों सहयोगी दीपक रावत और अंकित गुप्ता बता रहे हैं कि सिलक्यारा टनल की ओर से जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है सबसे मुफीद वही है और उम्मीद भी की जा रही है कि सबसे बेहतर और सबसे जल्दी सफलता यहीं से मिलेगी। रोमाना, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो सबसे बेहतर विकल्प वही जिस तरफ से सिलक्यारा टनल में ऑगर मशीन के जरिए ड्रिलिंग की जा रही थी उसी रास्ते के जरिए अब माना जा रहा है, क्योंकि ऑगर मशीन का जो फंसा हुआ हिस्सा था उसको काट लिया गया है, बाहर निकाला जा रहा है, उसी तरफ से अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और फिर वो इंतजार जो किया जा रहा है मजदूरों के बाहर सुरक्षित निकलने का वो खत्म हो पाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप, राजधानी दिल्ली से आ रही है। खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला के 2 सहयोगियों को दिल्ली पुलिस ने इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को जानकारी मिली थी कि मयूर विहार के आसपास अर्शदीप डल्ला के 2 सहयोगी मौजूद थे। पुलिस ने घेराबंदी की, पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक के पैर में गोली लगी बताई जा रही है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं मनोज वर्मा से, शिनाख्त हो पाई है, जानकारी कुछ साझा पुलिस ने की है, कौन है ये 2 अर्शदीप डल्ला के सहयोगी जिन्हें इनकाउंटर में गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब हुई है? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बताना चाहूँगा जिन दोनों शूटर्स को गिरफ्तार किया है पुलिस ने, उनके नाम अभी पुलिस ने नहीं बताए हैं, लेकिन इतना ज़रूर साफ किया है कि पंजाब में एक मामले के अंदर पेरोल पर फरार चल रहे थे कि दोनों के दोनों, और यहीं मयूर विहार में इस जगह पर आने वाले थे। पुलिस को जानकारी मिली थी, स्पेशल सेल की टीम ने यहाँ पर ट्रैप लगाया और जैसे ही दोनों शूटर बाइक पर यहाँ पर पहुँचे हैं उसके बाद अपने आप को फंसता देख शूटर्स ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की और पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की है, जिसमें से एक शूटर के पैर में गोली लगी है। एनकाउंटर काफ़ी बड़ा था, तस्वीरें आप देख सकते हैं मयूर विहार फ्लाईओवर के नीचे की हैं। और रोमाना, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि करीब 16 राउंड यहाँ पर गोलियाँ चली हैं। पुलिस ने जो निशान लगाए हैं और जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर 16 राउंड जो फायरिंग थी वो दोनों तरफ से हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कैच दिल्ली पुलिस इसे मानकर चल रही है। अर्शदीप डल्ला जो कि इस वक्त कनाडा में बैठा हुआ है और उसके जो एसोसिएट्स हैं वो यहाँ पर इंडिया के अंदर मौजूद हैं और कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। सूत्रों ने हमें ये भी बताया है कि इन दोनों के निशाने पर एक पंजाबी सिंगर के अलावा कुछ बड़ी हस्तियां भी थी। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो घायल है उसको अस्पताल में ले जाया गया है और दोनों से अब ये पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो पंजाबी सिंगर कौन है जिसको ये निशाना बनाना चाहते थे, इसके अलावा बाकी और कौन लोग हैं जिनको ये निशाना बनाना चाहते थे। यानी कि दिल्ली में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर ये शूटर्स पहुंचे थे। फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त में और इन दोनों से लगातार स्पेशल सेल की टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है। बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा इस तमाम अपडेट के लिए। तो अर्शदीप डल्ला गैंग के 2 गुर्गे एनकाउंटर के बाद पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। इस वक्त तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है, सियासी खबर आ रही है। चुनाव के बीच तेलंगाना में बीआरएस सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल किसानों को पैसे देने के मामले में चुनाव आयोग की तरफ से फिलहाल रोक लगाई गई। ये मामला जो है वो रायतू बंधु योजना से जुड़ा हुआ है। रायतू बंधु योजना तेलंगाना सरकार की योजना है जिसके तहत किसानों को पैसे दिए जाते हैं और इसी को लेकर फिलहाल चुनाव आयोग की रोक। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला। रायतू बंधु योजना के तहत मिलते हैं पैसे। तेलंगाना सरकार 1 एकड़ पर किसान को देती है सालाना 10,000 रुपए। पिछले हफ्ते चुनाव आयोग ने किसानों को डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करने की इस रकम की अनुमति दी थी, लेकिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन आज इसको करार दिया गया और ऐसे में पैसे ट्रांसफर करने पर रोक लगा दी गई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं आशीष से कि पिछले हफ्ते तक जिस योजना के सहारे बीआरएस को चुनाव में बढ़त महसूस हो रही थी, अचानक से आज चुनाव आयोग की तरफ से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन का हवाला देते हुए उस पर रोक, मतलब बड़ा झटका बीआरएस के लिए। आशीष,
जाहिर तौर पर रोमाना आपने बिल्कुल सही कहा, ये तेलंगाना सरकार की, बीआरएस सरकार की, केसीआर सरकार की फ्लैगशिप स्कीम रही है। 2018 के चुनाव में अगर जीत का सेहरा किसी को बांधा जा सकता है, किसी को दिया जा सकता है, तो वो इस स्कीम की वजह से तेलंगाना सरकार की दूसरी बार केसीआर सरकार की वापसी हुई थी 2018 में। शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन ने अनुमति दी थी सरकार को कि वो रायतू बंधु की दूसरी किस्त हर एक साल 2 बार फार्म सब्सिडी के रूप में, फार्म इनपुट सब्सिडी के रूप में ये स्कीम के तहत 5-5 हज़ार रुपये 2 बार 2 किस्तों में किसानों को दी जाती है। उसकी अनुमति दी थी शुक्रवार को इलेक्शन कमीशन ने कि सरकार इसका वितरण कर सकती है। उसके तुरंत बाद जाहिर तौर पर बीआरएस के नेताओं ने इसको एक चुनावी मुद्दा बनाया, चुनाव प्रचार में इसके बारे में बात करने लगे। उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि 28 तारीख को, इस महीने के 28 तारीख से इसका वितरण भी शुरू हो जाएगा। किसानों के खाते में डायरेक्टली 5,000 रुपये डिस्बर्स किए जाएंगे, पर एकड़ के हिसाब से सारे किसानों को 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। उसके बाद कांग्रेस ने इसके ऊपर इसके ऊपर रविवार को इलेक्शन कमीशन को शिकायत की, लिखित शिकायत की। कांग्रेस ने माना कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और आज सुबह जिसे एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है बीआरएस सरकार के लिए, केसीआर सरकार के लिए, इस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। उन्होंने अपने जो आदेश है उसमें तेलंगाना के वित्त मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के भतीजे हैं टी हरीश राव, उनके एक भाषण का जिक्र किया है और साफ तौर पे माना है कि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है और इस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। खास बात यह है कि करीब 70 लाख। जी बहुत शुक्रिया आपका आशीष, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं उसका सारा जोर अब तेलंगाना पर शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अब तो सिर्फ तेलंगाना ही वो राज्य बाकी है जहां वोटिंग होनी बाकी है। मतदान 30 नवंबर को तेलंगाना में होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम में आप जानते हैं वोटिंग हो चुकी है, तेलंगाना में मतदान होना है। ऐसे में तेलंगाना में चुनावी तकरार अब इस पर आ गई कि कौन किसका यार है। ये मैं क्यों कह रही हूं, रिपोर्ट देखिए और समझिए। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वही आप कहते हो। लोकसभा में जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है केसीआर पूरी मदद करते हैं। और इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है एमआईएम। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले में प्रचार के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केसीआर और ओवैसी दोनों की बीजेपी से यारी बताकर हमला बोला। अब बीजेपी क्या कर रही है, पीछे से केसीआर की मदद कर रही है और केसीआर बीजेपी की मदद कर रहा है। और इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है एमआईएम। जहां भी देखो कांग्रेस को तंग करने लग जाते हैं। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। जहां भी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है वहां पे एमआईएम टिकट दे देती है। उनकी एमएलए की लिस्ट आप देखो तो सारे के सारे एमएलए बीजेपी की मदद करने के होते हैं। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, जहां भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है वहां हमारे को तंग करने के लिए, हमारे वोट काटने के लिए एमआईएम खड़ी हो जाती है। राहुल के बयान पर सबसे पहले पलटवार हुआ पीएम मोदी की ओर से। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस, केसीआर एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी है और इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, कांग्रेस केसीआर एक समान, दोनों से रहो सावधान। बीजेपी ही बढ़ाएगी तेलंगाना का मान। जवाब ओवैसी की तरफ से भी आया। ओवैसी ने कहा कि राहुल गांधी के 2 ही प्यार हैं, एक इटली और दूसरा मोदी। राहुल के 2 प्यार, एक इटली, एक मोदी। इटली क्यों, उनकी अम्मा वहां से आई। मोदी क्यों, क्योंकि मोदी उनकी ताकत है। कौन किसका यार है ये तय हो पाता है इससे पहले ही बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने राहुल गांधी को पप्पू कहकर हमला बोला। ఏప్రిల్ 1 విడుదలనట ఎవరు నుల్లు బాణిస్తుంది ఏప్రిల్ 1 అంటే అందరికీ తెలుసు ఫూల్స్ డే రాహుల్ గాంధీ ఇస్ డే అది రాहुल गांधी इज डे। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जाहिर है अब मतदान में ज्यादा वक्त नहीं है। बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर बीआरएस, हर कोई एक दूसरे पर हमले करने का मौका नहीं छोड़ रहा। तेलंगाना में देखिए, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां केसीआर सरकार में करप्शन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। केसीआर सरकार में लागू की गई योजनाओं में भ्रष्टाचार के आंकड़े गिनाए जा रहे हैं और आरोप यह है कि जमीन की सौदेबाजी, रेत, शराब की खरीद फरोख्त में करोड़ों की घपलेबाजी सब किया है इस सरकार ने। वहीं मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी सियासी तपिश को बढ़ा रहा है।
वादा किया था और वादा खिलाफी की है, मगर केसीआर ने इसी क्षेत्र से भूमि कब्जाओ आंदोलन शुरू किया है। रेत हो, जहां भी पैसा बनता है वहां आपको केसीआर का परिवार का कोई ना कोई सदस्य मिलेगा। दलित बंधु स्कीम में 3 लाख रुपए का कट लेते हैं इनके एमएलए। 8,000 किसानों ने तेलंगाना में आत्महत्या की है। रैली किसी भी जिले और शहर में हो, मंच बीजेपी का या फिर कांग्रेस का, जबान पर केसीआर सरकार में भ्रष्टाचार के किस्से हैं। भाइयों बहनों, सबसे पैसे बनाने वाली मिनिस्ट्रीज केसीआर के परिवार के हाथ में है। सबसे ज्यादा पैसा जमीन, शराब और रेत में बनाया जाता है। दलित बंधु स्कीम में आपके एमएलए 3 लाख रुपए का कट लेते हैं। 15,500 करोड़ रुपए आपने एससी सब प्लान से डाइवर्ट किया। जो लोग आज तेलंगाना में लैंड माफिया के रूप में, सैंड माफिया के रूप में और ऑर्गेनाइज क्राइम के माफिया के रूप में काम कर रहे हैं, एक और इनके अवैध साम्राज्य पर यूपी का बुलडोजर चलेगा। जय तेलंगाना। केसीआर सरकार पर तेलंगाना में लागू कई सरकार में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनमें रायतु बंधु योजना, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना, धरनी पोर्टल स्कीम के नाम शामिल हैं। इसके अलावा जमीन की सौदेबाजी, शराब और रेत की अवैध रूप से खरीद फरोख्त के भी आरोप लग रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए की सरकारी और लोगों की भूमि केसीआर के माफिया और एमएलए कब्जा कर अरबों खरबों रुपए का गबन करे हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद ये सारे भूमि घोटाले की जांच भारतीय जनता पार्टी करेगी और सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। कांग्रेस और बीजेपी बीआरएस सरकार के बजाय केसीआर के परिवार को निशाना इसलिए भी बना रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के परिवार के 2 और सदस्य सरकार में शामिल हैं। इनमें पहला नाम मुख्यमंत्री के बेटे केटी रामाराव का है, जबकि दूसरा नाम उनके भतीजे टी हरीश राव का है, जिन पर भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल होने का आरोप है। वहीं के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता भी सक्रिय राजनीति में है, जो कि तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य हैं और उन पर दिल्ली में हुए शराब घोटाले में आरोप लग चुके हैं, जिसे अब कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मैदान में मुद्दा बना रही हैं। मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि तेलंगाना में भी मिनी व्यापम की शिकायत हमें वहां मिली थी। लाखों हमारे बेरोजगार तैयारी करके फॉर्म भरे थे, लेकिन जो हमारे एग्जामिनेशन पेपर्स में घपला हुआ, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हुए, उसमें सामान्य छोटे लोग तो गिरफ्तार हुए, जो लोग मास्टरमाइंड थे वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज तेलंगाना 3 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में फंस चुका है। याद करिए, आज बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति। सिर्फ करप्शन ही नहीं, तेलंगाना की चुनावी बिसात पर महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा भी बड़ा हो चला है। वहीं बीजेपी ने हिंदुत्व वाली राह पर धार्मिक ध्रुवीकरण का मुद्दा भी छेड़ दिया है। आरोप है कि वोट के लिए केसीआर सरकार ने संविधान का उल्लंघन कर धार्मिक आधार पर मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया। मित्रों, 2 बेडरूम हॉल किचन की स्कीम में भी माइनॉरिटी का रिजर्वेशन किया, संविधान विरोधी मुस्लिम रिजर्वेशन शिक्षा में किया और कई सारी बातें की। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे।
तेलंगाना में केसीआर सरकार ने मुस्लिम समाज के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसके पीछे केसीआर सरकार का तर्क है कि आरक्षण की व्यवस्था आर्थिक और सामाजिक आधार पर की गई है। लेकिन बीजेपी ने केसीआर सरकार के इस फैसले को धार्मिक ध्रुवीकरण से जोड़ दिया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी बीजेपी के साथ नजर आ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने धर्म के आधार पर आरक्षण को गलत ठहराया है। आरक्षण को लेकर केसीआर के नेतृत्व वाली बीआरएस घिरती नजर आ रही है। ऐसे में बीआरएस के साथ दिखाई दे रहे असदुद्दीन ओवैसी ने मोर्चा संभाल लिया है। उनका दावा है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया। बीजेपी बोलती है कि तेलंगाना में मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। बीजेपी झूठ बोलती है। तेलंगाना और आंध्रा में मुस्लिम रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को रिजर्वेशन मुसलमान की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनकी तालीमी समाजी बैकवर्डनेस की बुनियाद पर, हिंदुस्तान के आईन की आर्टिकल 15 की बुनियाद पर। कुल मिलाकर कहें तो तेलंगाना में करप्शन, महंगाई, बेरोजगारी के साथ ही धार्मिक तुष्टीकरण का मुद्दा भी बड़ा है, जो 30 नवंबर को होने वाली वोटिंग पर प्रभाव डाल सकता है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पहुंचे आज और उन्होंने वहां पहुंचकर भगवान के दर्शन किए हैं। तस्वीरें आपके सामने। पीएम मोदी ने बालाजी मंदिर में दर्शन पूजा की है। इसके बाद वो तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहेंगे। तो ये तस्वीरें आपके सामने। पीएम मोदी, ये चौथा मौका था आज जब तिरुपति पहुंचे भगवान के दर्शन करने के लिए। तिरुपति मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूजा अर्चना और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें खूब छाई हुई नजर आ रही हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। तिरुपति बालाजी के बिल्कुल एक आम भक्त के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें। तेलंगाना में चुनाव है और ऐसे में दक्षिण में तिरुपति बालाजी पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये पूजा, जिसके बाद सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रचार से पहले पूजा पाठ और फिर अब आगे मिशन तेलंगाना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के रण में आज हुंकार भरते हुए दिग्गज नजर आएंगे। प्रचार भीषण होगा आज और किस तरीके से होगा, सिलसिलेवार तरीके से जानकारी आपको देते हैं। तेलंगाना के रण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे महबूबाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद 2 बजे करीमनगर में रैली करेंगे और 4:30 बजे हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो भी है आज। वहीं अगर बात की जाए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की, तो 12:30 बजे आप देख रहे हैं उनका एक रोड शो है जगत्याल में। इसके बाद दोपहर 2 बजे बोधन में रैली है। फिर 3:10 पर बांसवाड़ा पहुंचेंगे, वहां पर एक रैली है और फिर शाम में 4:20 पर जुक्कल में भी एक रैली जेपी नड्डा की। तो ये दिग्गज जोर लगाते हुए तेलंगाना के रण में। गृहमंत्री अमित शाह 11:30 बजे हुजूराबाद में होंगे, रैली करेंगे 1 बजे। पेड्डापल्ली में रैली तय है और फिर दोपहर 2:30 बजे मंचिरियाल में भी अमित शाह की रैली। तो बीजेपी की तरफ से किस तरीके से जोर लगाया जा रहा है ये आपने जान लिया। वहीं अगर आगे बढ़ें और बात कांग्रेस के दिग्गजों की करें तो उनके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। कांग्रेस की तरफ से आप देख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे 3:30 बजे नरसापुर में रैली करेंगे। तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे आज तेलंगाना के रण में। इसके अलावा प्रियंका गांधी 11 बजे भोंगीर में उनकी एक रैली है। फिर दोपहर 1 बजे गढ़वाल में उनकी रैली है और फिर एक बार फिर से देर दोपहर 3 बजे कोडंगल में भी प्रियंका गांधी रैली करेंगी। तो ये दिग्गज जो तेलंगाना के चुनाव प्रचार में आज पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। आगे का एजेंडा देख रहे थे आप।